नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने ये न्यूज़ तो जरूर सुन ली होगी। न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में करीब 4000 साल पुराने कॉपर के वेपन्स मिले हैं, मतलब तांबे के हथियार मिले हैं जो कि 4000 साल पुराने हैं। और ये जो हथियार हैं ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर स्वॉर्ड्स और हार्पून्स हैं। इन हथियारों के मिलने के काफ़ी हिस्टोरिकल मायने हैं, हिस्टोरिकल संबंध है। वो संबंध कैसे है, आगे उसको ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरी पूरी न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के गणेशपुर गांव में एक किसान अपने 2 बीघे की ज़मीन की लेवलिंग करा रहा था। लेवलिंग कराते समय ही एक्सीडेंटली उसको ये हथियार मिलते हैं। जब उसको ये हथियार मिलते हैं तो वो समझता है कि भगवान ने उसको कुछ इनाम दिया है। मतलब ये है कि वो ये समझता है कि हथियार जो हैं वो शायद सोने और चांदी के बने हुए हैं, इस वजह से वो उन हथियारों को घर ले जाके छुपा देता है। लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है और इन हथियारों को अपने कब्जे में लेती है। बाद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये मामला सौंपा जाता है और डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला कि ये जो हथियार हैं, ये जो वेपन्स हैं वो कॉपर एज के हैं, यानी कि ताम्र युग के हैं, करीब 4000 साल पुराने। राइट। मतलब ये है कि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई जो है, उसके डायरेक्टर की अगर हम बात माने, यानी कि एएसआई के जो डायरेक्टर हैं उनकी बात अगर हम यहाँ पे माने तो उनका कहना है कि ये जो वेपन्स हैं वो कॉपर एज के हैं, जिसको हम चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। चाल्कोलिथिक पीरियड क्या है, कैसे है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भुवन विक्रम डायरेक्टर हैं एएसआई के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हथियार हैं वो चाल्कोलिथिक पीरियड के हैं। राइट। और इन हथियारों के साथ इस क्षेत्र में ऑकर कलर्ड पॉटरी भी मिली है, जिसको हम ओसीपी बोलते हैं। ये भी एक नया एक तरीके से शब्द हो सकता है आपके लिए। ये भी एक कल्चर है, एक संस्कृति है जिसको हम ऑकर कलर्ड पॉटरी बोलते हैं। इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली आप ये यहाँ पे समझिए कि जो एएसआई के डायरेक्टर हैं भुवन विक्रम, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हथियार हैं वो ताम्र युग के हैं, यानी कि चाल्कोलिथिक पीरियड के हैं। राइट। और इसी से संबंध रखता हुआ उनका एक और स्टेटमेंट है, आप ये समझिए। स्टेटमेंट ये है कि अ वाइड स्प्रेड गंगा वैली कल्चर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड अराउंड अ 300 किलोमीटर एरिया फ्रॉम बागपत टू मैनपुरी। मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन गंगा का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा वैली कल्चर यहाँ पे अस्तित्व में थी। मतलब इनका कहना यह है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उसी के समकालीन शायद गंगा वैली कल्चर भी चल रही थी और उस कल्चर में ही ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। सारी चीज़ें मतलब क्या है कि ऑकर कलर्ड पॉटरी का कल्चर इस रीजन में मौजूद था। राइट। तो ये भी आप दिमाग में जरूर रखिए। बागपत टू मैनपुरी का जो क्षेत्र है करीब 300 किलोमीटर के आसपास, उसको बताया जा रहा है गंगा वैली कल्चर का क्षेत्र। राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई एएसआई की। थोड़ा सा हम यहाँ पे हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे हिस्टोरियन कह रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक हिस्टोरियन की बात ले रहे हैं, एएमयू के हिस्टोरियन हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर मानवेंद्र पुंडीर। उनका ये कहना है कि ये जो हथियार मिले हैं, ऐसा लगता है कि या तो ये वॉरियर से संबंध रखते हैं, यानी कि जो युद्ध लड़ते थे चाल्कोलिथिक पीरियड में, ताम्र युग में, कॉपर एज में जो युद्ध लड़ने वाले लोग थे उनसे संबंध रखते हैं, या शिकारी लोगों के ये हथियार हो सकते हैं। मतलब कि शिकार में भी इन हथियारों का यूज किया जाता था। राइट। तो ये बेसिकली कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो यहाँ पे वॉरियर्स के द्वारा इन हथियारों को यूज किया गया था, या तो ये हंटिंग के लिए यूज किए गए थे। राइट। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज और इसमें जोड़ी गई है, वो ये है कि इसके पहले सानौली क्षेत्र में वॉर कैरियट मिला था, जो कि मतलब सानौली क्षेत्र में जब खुदाई की गई थी तो वहां पे वॉर कैरियट मिला था। और वॉर कैरियट मिलना जो है वो कहीं ना कहीं वॉरियर थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये गेस जरूर लगाया जा सकता है कि ये जो हथियार हैं वो जरूर वॉरियर से संबंध रखते रहे होंगे, और इतने मतलब कि उसको एक तरीके से वहां पे रखा गया था, तो इसका मतलब ग्रुप में उसको रखा गया, इसका मतलब कहीं ना कोई पर्पज रहा होगा। राइट। तो वॉरियर थ्योरी को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। राइट। अच्छा,
एक चीज़ और ये है कि हिस्टोरियन ये मानते हैं कि चूँकि कॉपर एज के टाइम में भी युद्ध का होना जो था वो कॉमन था, मतलब युद्ध होते रहते थे। तो इस वजह से वॉरियर थ्योरी को हम एक तरीके से इसमें इन हथियारों के मिलने से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, या ये हथियार वॉरियर थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, राइट? तो इसको आप ज़रूर दिमाग में समझ लें। लेकिन ये जो चीज़ बोली जा रही है, हिस्टोरियन के द्वारा जो बोली जा रही है, जो एएसआई के द्वारा बोला जा रहा है, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूँ, ये पूर्ण साक्ष्य नहीं है। अभी भी इस पे काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। साइंटिस्टों को या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको काफ़ी साक्ष्यों की ज़रूरत है इन चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए, राइट? तो ये मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि एएसआई ने क्या बोला है और हिस्टोरियन ने इसमें क्या अपना पक्ष रखा है। तो इस पे आगे क्या साक्ष्य मिलेंगे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें किस तरीके के साक्ष्य इकट्ठा करेगा, हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेंगे, वो आगे हमको ज़रूर जानने को मिलेगा, समझ में आएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है, उस सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन किस तरीके से रहा है, उस इवोल्यूशन के टाइम पीरियड को हम किस तरीके से देखते हैं, राइट? ये जानना बहुत ज़रूरी है मोटे तौर पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेजर पीरियड्स रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में, वो आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बेसिकली ये जो मेजर पीरियड्स हैं, इसको हम 3 एज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 एज सिस्टम बोलते हैं, राइट? मतलब इन ब्रॉड सेंस इसको हम 3 एज सिस्टम बोलते हैं, समझते हैं। तो वो 3 एज सिस्टम के स्टेजेस क्या हैं, टाइम पीरियड्स क्या हैं, वो बारी-बारी समझ लेते हैं। तो पहला जो एज है दैट इज स्टोन एज। जी हाँ, पहला एज क्या है? स्टोन एज, राइट? पाषाण युग जिसको बोला जाता है। तो ये जो युग है, ये जो टाइम है, वो 3.4 मिलियन ईयर्स एंड एंडेड बिटवीन 4000 बीसीई एंड 2000 बीसीई, राइट? तो ये आप समझ सकते हैं कि जब से मानव थोड़ा सा समझदार हुआ, अपने पर्पजेस को कंप्लीट करना वो चाह रहा था, उसको टूल्स की जरूरत पड़ रही थी, तो उसने पत्थरों को यूज करना स्टार्ट किया, राइट? और ये जो टाइम पीरियड है वो 3.4 मिलियन ईयर्स से ये 2000 बीसी तक माना जा रहा है, राइट? और देखिए यहाँ पे ये जो स्टोन एज है, इसकी एंडिंग जो है तभी होती है बेसिकली जब मेटल वर्किंग की नॉलेज हो जाती है। मतलब कि मानव को जब धातुओं की जानकारी हो जाती है, मेटल्स की जानकारी हो जाती है, तभी बेसिकली वहां पे स्टोन एज के एंड को माना जाता है। यहाँ पे स्टोन एज को भी थोड़ा से डायमेंशनलाइज करना जरूरी है, वो आप जरूर समझ लें यहाँ पे। तो पहला जो स्टेज आता है वो होता है पैलेलियोलिथिक एज, राइट? दूसरा है मेजोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज, राइट? तो जो पैलेलियोलिथिक एज है, ये सबसे शुरुआती एज है, ये सबसे शुरुआती स्टेज है। और इस एज में, यानी कि इस टाइम पीरियड में जो मानव था, वो खाना पकाने की, खेती करने की, और भी जो एक डेवलप्ड इवोल्यूशन माना जाता है ह्यूमन का, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं थी। मतलब कि इस टाइम का जो मानव था, वो ना तो खाना बनाना जानता था, ना खेती करना जानता था, राइट? बेसिकली उसका जो ऑक्यूपेशन था वो ये था कि वो अपने फूड को इकट्ठा करने में लगा रहता था, अपने खाने को इकट्ठा करने में लगा रहता था, हंटिंग करता था, यानी कि शिकार करता था, राइट? और इन सब चीजों के लिए, अपने पर्पज को कंप्लीट करने के लिए, वो जिन टूल्स का यूज करता था, वो टूल्स पत्थर के बने होते थे, राइट? और अगर इसको भी हम टाइम पीरियड के टर्म में देखना चाहें, तो जो पैलेलियोलिथिक एज है, वो करीब 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी है, राइट? ये आप मोटे तौर पे समझ लें। अगर हम मीजोलिथिक एज की बात करें दोस्तों, तो मीजोलिथिक एज जो है वो स्टोन एज का मिडिल एज है। यूं कह सकते हैं कि इसको मिडिल स्टोन एज भी बोला जा सकता है, राइट? तो मीजोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल स्टोन एज, राइट? इस एज में क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, यानी कि जो मानव होता है, वो धनुष और बाण का इस्तेमाल करना जान जाता है, राइट? मतलब कि उसके पास जो टूल्स थे, उन टूल्स में एक तरीके से इवोल्यूशन आ गया, डेवलपमेंट हो गया। किसमें? धनुष और बाण के रूप में। इनका वो यूज करता था एनिमल्स को हंट करने के लिए, यानी कि एनिमल्स का शिकार करने के लिए, राइट? और ये भी अगर इसको देखा जाए तो टाइम पीरियड इसका जो लगभग हिस्टोरियन मानते हैं, वो 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी मानते हैं, राइट? कितना मानते हैं?
10,000 BC टू 6,000 BC। देखिए बहुत जरूरी है, टाइम पीरियड्स बहुत समझना जरूरी है आपके लिए, ये एग्जाम के टर्म में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये है बेसिकली क्या, मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है नियोलिथिक एज, काफी इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक एज जो है ये एक ऐसा एज है स्टोन एज में जिसमें क्या होता है कि मानव जाति के जीवन में काफी रिमार्केबल चेंज आते हैं, काफी उल्लेखनीय बदलाव आते हैं। और ये जो बदलाव होते हैं वो बेसिकली इस बदलाव में मानव जो है एक तरीके से खेती को करना जान जाता है, खाना पकाना जान जाता है, राइट, और जानवरों को पालना स्टार्ट कर देता है। इवन घर बनाने के लिए वो मिट्टी के ईंटों का भी इस्तेमाल करना जान जाता है बाद में, राइट। और अगर इस टाइम पीरियड को हम देखना चाहें टाइम के टर्म में तो ये 6000 BC टू 1000 BC है, राइट। ये कितना है, 6000 BC टू 1000 BC, राइट। तो ये नियोलिथिक का टाइम पीरियड है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैलियोलिथिक एज है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 5 लाख BC टू 10,000 BC है, राइट। तो ये मोटे तौर पे आप टाइम पीरियड को भी दिमाग में रखिए और जो भी स्टेजेज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप दिमाग में जरूर रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में आपके क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस एज से रिलेट करती है या किस टाइम पीरियड में मानव जो है इस चीज को करना स्टार्ट करता है या इस चीज की जानकारी वो पा जाता है, राइट। तो ये क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एज की बात करें दोस्तों तो वो है ब्रॉन्ज एज। फिर अगर इसके टाइम पीरियड को देखें तो वो 3000 BC टू 1200 BC माना जाता है। और नेक्स्ट आता है आयरन एज, दैट इज 1200 BC टू 600 BC, राइट। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्रॉन्ज एज जो है, ब्रॉन्ज एज डायरेक्टली नहीं आ जाता है। नियोलिथिक एज जो होता है, नियोलिथिक एज में ही बाद में इंट्रोडक्शन हो जाता है, लास्ट में इंट्रोडक्शन हो जाता है कॉपर का, राइट। कॉपर का जब इंट्रोडक्शन होता है तो बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, चारकोलिथिक एज बोलते हैं, राइट। चारकोलिथिक एज और एक तरीके से जो ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है उसमें बदलाव क्या होता है कि बाद में जब उसमें टिन का इंट्रोडक्शन होता है तो फिर वहां पे ब्रॉन्ज का इंट्रोडक्शन हो जाता है, राइट। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ब्रॉन्ज एज ना बोल के उसको हम नियोलिथिक एज में ही रख देते हैं, राइट, जब कॉपर का इंट्रोडक्शन होता है। और उसके जस्ट बाद जब टिन का इंट्रोडक्शन हो जाता है और कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए टिन को मिला दिया जाता है तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है और उसको हम फिर क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, राइट। और इसी को हम बोलते हैं 3 एज सिस्टम। तो ये बेसिकली आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंतर्गत, राइट। तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि ऑकर कलर्ड पॉटरी क्या है, जो अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि ASI ने इसको ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर भी बोला है, मतलब उस कल्चर से रिलेट करते हुए बोला है। तो देखिए ये इसका मतलब ये होता है कि गिरवे रंग के जो मृद भांड हैं, यानी कि गिरवे रंग के मृद भांड या गिरवे रंग के मिट्टी के बर्तनों की जो संस्कृति थी उसको ही हम बोलते हैं ऑकर कलर्ड पॉटरी यानी कि OSP कल्चर, राइट। इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। अगर इस कल्चर के जियोग्राफिकल रेंज को समझना चाहें तो इसका जो जियोग्राफिकल रेंज है वो नॉर्थ इंडिया में है और इसका पीरियड जो है वो ब्रॉन्ज एज से रिलेट करता है, राइट। फिर अगर इसके डेट्स को समझना चाहें तो इसकी डेट्स हैं 1900 टू 1500 BC, राइट। नेक्स्ट अगर इसको हम साइट्स के टर्म में देखना चाहें कि मतलब ASI ने किन किन साइट्स में साक्ष्यों को समझा है और उन साक्ष्यों के बेसिस पे ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर को वो डिफाइन करना चाह रही है, तो वो साइट्स आप जान लीजिए कि आई छत्रा, बहादुराबाद, बरगांव, बसौली, फतेहगढ़, राइट। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मृद भांड मिले हैं, गिरवे रंग के मृद भांड मिले हैं और उनके मिलने से ही कहीं ना कहीं ASI जो है एक तरीके से उसको सपोर्ट मिल पा रहा है ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर को बताने का, राइट। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें क्या था कि कॉपर की जो मेटलर्जी थी वो एक तरीके से विकसित थी, राइट, काफी विकसित हो चुकी थी। और
उस टाइम पे जो बेरियल्स थे, यानी कि जो चीज़ें दफन की जाती थी, वो पॉट्स एंड कॉपर वेपन्स को भी दफन की जाती थी, राइट? और मतलब जो एक तरीके से आप कल्चर कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक वही बताई जा रही हैं जो अभी एक तरीके से मिला है हाल ही में मैनपुरी के आसपास क्षेत्रों में, राइट? ये एएसआई के हिसाब से बताया जा रहा है कि एएसआई जो खुदाई की है मैनपुरी के आसपास, वहाँ पे जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो साक्ष्य जो है कहीं न कहीं पूरी तरीके से कॉपर मेटलर्जी को और पॉट्स एंड कॉपर वेपन्स के बरियल्स के चीज़ों को डिफाइन करती है, उसको जस्टिफाई करती है, राइट? तो ये कैरेक्टरिस्टिक को आप दिमाग में रखिए। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो कल्चर है वो किससे प्रेसिडेड होती है, तो ये नियोलिथिक एज से प्रेसिडेड होती है और किससे फॉलोड होती है, तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से फॉलोड होती है, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, एक कल्चर है, इसको भी डिटेल में आप समझ सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे आप समझिए दोस्तों कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो कल्चर है, यानी कि जो ऑकर कलर्ड पॉटरी, ये जो ओसीपी कल्चर है, उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ये सिमिलरिटीज रखता है लेट हड़प्पन कल्चर एंड वैदिक कल्चर, राइट? लेट हड़प्पन कल्चर एंड वैदिक कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो ऑकर कलर पॉटरी है, ओसीपी जो कल्चर है, उसकी सिमिलरिटीज देखने को मिली हैं लेट हड़प्पन कल्चर एंड वैदिक कल्चर से, राइट? तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ऑकर कलर पॉटरी कल्चर क्या है। बेसिकली मोटे तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो उपस्थिति है उसके साक्ष्य कैसे मिले हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूपी के सहारनपुर में बेसिकली खुदाई की गई थी, यूपी के मैनपुरी में खुदाई की गई थी, राइट? और ये जो खुदाइयाँ हुई, बेसिकली अगर मैं सहारनपुर का एग्जांपल लूँ, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सकरपुर में खुदाई हुई थी और वहाँ पे तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ और कुछ बर्तन प्राप्त हुए थे। इस साक्ष्य के आधार पर कई जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, उनका मानना है कि गंगा यमुना नदियों के आसपास क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के समानांतर उसके जो कंटेम्पररी सभ्यता थी, वो यही सभ्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता और थी और ये सभ्यता थी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, राइट? तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अगर इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो वो यही है कि जो अधिकांश मृदभांड यहाँ पे मिले हैं, यानी कि जो ओसीपी के स्थल मिले हैं, वो गंगा के दोआब के कछारी मैदान में मिले हैं, राइट? और कई स्थानों जैसे कि नसीरपुर है, जिंजाना है, बहादुराबाद है, यहाँ पे तांबे के अवशेष के साथ साथ ओसीपी भी पाए गए हैं, यानी कि मृदभांड भी पाए गए हैं, राइट? और इससे ये एएसआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है कि इस क्षेत्र में ओसीपी कल्चर मौजूद थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं वो सिर्फ काम चलाऊ हैं। हम अभी ये नहीं बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ऑकर कलर पॉटरी भी एक सभ्यता थी। हम इसको सभ्यता के रूप में अलग से नहीं बोल सकते हैं, राइट? बिकॉज हमें और साक्ष्यों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये जैसे ही एएसआई को ये साक्ष्य मिलते हैं, जरूर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानने को समझने को मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ें जुड़ती रहेंगी जैसे जैसे साक्ष्य मिलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे जरूर समझिए कि हम ये चीज़ जो भी डिस्कस करते हैं, जब भी इन चीज़ों की हम डिस्कशन करते हैं, तो बेसिकली हम प्री हिस्टोरिक बातें कर रहे होते हैं। और प्री हिस्टोरिक जो भी बात होती है, प्री हिस्टोरिक जो भी साक्ष्य होते हैं, वो सिर्फ साक्ष्यों के बेसिस पे ही हम चीज़ें जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं। मतलब प्री हिस्टोरिक जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर ही आपको वो बताया जाता है, समझाया जाता है आज की डेट में लिखित फॉर्म में, राइट? तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप प्री हिस्टोरिक चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसमें आपका कहीं न कहीं रिसर्च एनालिसिस ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका ज़रूर रहना चाहिए। चीज़ों को किस तरीके से समझना है, जोड़ना है, वो भी आपको बहुत वहाँ पे एक तरीके से सावधानीपूर्वक समझना है, राइट? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि कुछ भी साक्ष्य मिल जाता है, उसका थोड़ा सा रिलेशन कहीं न कहीं पुराने टाइम से जाता है, महाभारत के टाइम से जाता है,
तो हम उसको तुरंत महाभारत काल से जोड़ देते हैं कि ये चीज़ मिला है, ये हथियार मिला है, महाभारत के काल का मिला है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएँगी, लेकिन आपको एक स्टूडेंट के रूप में इन सब चीज़ों को बड़ी सावधानी से समझना है, टाइम पीरियड्स को समझना है और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ यही चीज़ें आपको क्लियर डायमेंशन देती हैं प्री हिस्टोरिक चीज़ों को समझने का, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और अपने जो भी आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में समझ पा रहे हैं कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, उनको देखें, वहाँ पे अपना फीडबैक दें कि वो किस तरीके से आपके लिए बेटर की जा सकती है, उसमें और क्या चीज़ जोड़ी जा सकती है, राइट? तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।